बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला टॉपिक मुझे बताएं जी, कौन सा है? मेटल्स है, ठीक है। हाँ जी, पहला टॉपिक मेटल्स है हमारे पास। मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। स्क्रीन शो नहीं हो रही थी आपको, बटन इधर आ रही थी। मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड फॉर्म कैटायंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये मेटल की डेफिनेशन उन्होंने दी हुई है। मेटल आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी को, उसको मेटल कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है उसको नॉन मेटल कहते हैं। तो बेसिकली वही डेफिनेशन है। मेटल की कुछ खसूसियात हैं। मिसाल के तौर पे वो इलेक्ट्रॉन दे देता है। पहली बात, इलेक्ट्रॉन जब कोई दे देता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है जी। ये सादा लफ्ज़ों में इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर वो शो करता है। तो ये मेटल की खसूसियत है। दूसरा एक वो चमकदार होती है मेटल, और उससे आप वायर्स बना, शीट्स और वायर बना सकते हैं, यानी कि तारें जो हैं वो, और शीट्स, चादरें बना सकते हैं। ये मेटल की खसूसियत होती है। नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती, वो ब्रिटल होती है, बुरबुरी होती है। वो आगे हम पढ़ते जाएंगे। तो ये वो कह रहे हैं मेटल्स आर द एलिमेंट्स। ये वो एलिमेंट्स हैं विच आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, एंड फॉर्म कैटायन। हाँ जी, मेटल्स आर द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वैसे मेटल के ग्रुप में आता है। अगर आप देखिए मेटल के ग्रुप जो है, पहला ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप जो है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम वाला जो है, और दूसरा ग्रुप जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल वाला। तो हाइड्रोजन पहले ग्रुप में आ रहा है, लेकिन वो मेटल नहीं है। बाकी सारे मेंबर मेटल हैं, इसलिए उसने लिखा है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन को नहीं मेटल मानना, वो नॉन मेटल है तकरीबन, बल्कि मेटल नॉन मेटल के दरमियान ही है। आधे काम मेटल वाले करते हैं, आधे नॉन मेटल वाले। तो मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, एंड फॉर्म्स कैटाइंस। कैटाइंस बनाते हैं। कैटाइन क्या है? जो कैथोड की तरफ जाएं। और कैथोड की तरफ कौन जाएगा? जो नेगेटिव होगा, और सॉरी जो पॉजिटिव होगा। कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कहते हैं। तो जो पॉजिटिव होगा वो कैथोड की तरफ जाएगा, तो इसलिए उसे कैटाइन कह सकते हैं। जमा वाले को कैटाइन कहते हैं, जबकि जो माइनस वाला है वो एनोड की तरफ जाता है। एनोड जमा वाला होता है, तो इसलिए उसको एनाइन कहते हैं। तो वो कैटाइन, वो आइन जो कैथोड की तरफ जाए, ठीक है जी, इसलिए इसको कैटाइन कह दिया। तो ये वो कह रहा है मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं और कैटाइंस बनाते हैं। कैटाइन का मतलब है कैथोड की तरफ जाने वाले बनाते हैं, मनफी की तरफ जाने वाले बनाते हैं, बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करके। उर्दू में भी हम देख लेते हैं। तमाम मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं और इलेक्ट्रॉन खारिज करके कैटाइंस बनाती हैं, ठीक है जी। मेटल्स की दर्जाबंदी, अब आगे हम उसकी जो क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन जो है, वेरी रिएक्टिव मेटल्स, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स जो हैं, जिसमें पोटाशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है। और जो बी कैटेगरी है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। मॉडरेटली रिएक्टिव से क्या मुराद है? ऐसी वो रिएक्टिव होंगी जो कम रिएक्टिव, यानी कि दरमियानी होंगी, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होंगी, दरमियानी रिएक्टिव होंगी। और तीसरा है लीस्ट रिएक्टिव और नोबल, ठीक है। लीस्ट रिएक्टिव का मतलब है जो बहुत कम अमल करती हैं, जैसे कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है और गोल्ड है। ये वालेकुम सलाम। तांबा है, पारा है। सिर्फ मरकरी पारे को कहते हैं, जो पारा बच्चे अक्सर इस्तेमाल करते हैं खेलने कूदने के लिए, सिल्वर से कलर का। सिल्वर चांदी है और गोल्ड है, ये बहुत कम अमल करते हैं, ठीक है जी। सोने के जेवरात भी इसी वजह से बनाते हैं, चांदी के जेवरात भी इसी बुनियाद पे बनाते हैं कि वो अमल नहीं करते किसी के साथ, इसलिए देर पा होते हैं, काफ़ी देर तक रहते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते। उर्दू में भी देख लेते हैं। वो कह रहे हैं जी इसकी जो है इकसाम दर्जाबंदी है वो इस तरह से है, बहुत रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा अमल करने वाले, जैसे पोटाशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है। तीन तरह से इसको आप डिवाइड करते हैं। बहुत रिएक्टिव हैं पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। दरमियाने दर्जे के रिएक्टिव, दरमियाने दर्जे के रिएक्टिव कौन से हैं? जो बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, जिंक, आयरन, टिन और लेड। और सबसे कम रिएक्टिव जो हैं कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। कॉपर की तारें भी इसी वजह से बनाते हैं कि ये बहुत कम रिएक्टिव करता है। सिल्वर की तारें होती हैं वो भी इसी वजह से बनाते हैं कि ये कम रिएक्ट करता है, अमल थोड़ा करता है, तो देर पर होता है। अगर ये रिएक्ट कर जाए तो तारें खराब हो जाएंगी सारी बात। इस वजह से इनको यूज़ नहीं कर, इस वजह से इनको यूज़ करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमने देखना है पीरियोडिक टेबल में। अगर आप देखें तो जो पहला ग्रुप है ये वाला, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम वाला, ये मेटल वाला है। दूसरा जो है ये भी मेटल वाला है। इधर से आप जो 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां ग्रुप देखते हैं, ये नॉन मेटल, इवन 18वां भी नॉन मेटल वाला ही है, लेकिन वो नोबल है, उन्हें मेटल नॉन मेटल दोनों से बाहर निकाल देते हैं। दरमियान वाला जो है ये ट्रांजिशनल एलिमेंट कहलाते हैं, इनको हैवी मेटल्स कहते हैं। ये मेटल्स हैं
लेकिन हैवी मेटल्स हैं, इनको मेटलाइट भी समटाइम कह देते हैं, जो मेटल नॉन मेटल के दरमियान हो। अच्छा जी, तो ये आप 3 तरह की क्लासिफिकेशन, कलर भी उसने ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। मेटल के लिए ये येलो कलर है, नॉन मेटल के लिए ये ब्लू कलर है, और मेटलाइट के लिए ग्रीन कलर है। तो ये आपके पीरियोडिक टेबल में कुछ जगह उसने इंडिकेट किए हैं, मेटल्स कौन सी हैं, नॉन मेटल्स कौन सी हैं, और मेटलाइट्स कौन सी हैं। हैवी मेटल को हैवी मेटल क्यों कहा जाता है? चूँकि इनका एटॉमिक मैस ज़्यादा हो जाता है फिर, तो इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, हैवी मेटल्स। आमतौर पर इनका एटॉमिक मैस जब ज़्यादा हो जाता है तो उनको हैवी मेटल भी कहते हैं। अब मेटल के कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो उन्होंने बताए हुए हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल, मेटल की खसूसियात जो हैं वो उन्होंने बताई हुई हैं। तो कौन कौन सी खसूसियात एक करके हम देखते हैं। पहले तो फिजिकल करेक्टर, आपने पढ़ा हुआ करेक्टरिस्टिक्स 2 तरह के होते हैं, फिजिकल होता है, केमिकल होता है। वो करेक्टरिस्टिक्स जिसका ताल्लुक एटॉमिक मैस के साथ हो वो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या जिनका ताल्लुक कीमियाई अमल से नहीं है, जिसमें केमिकल चेंज वकूफ़ पज़ीर नहीं होगी, उन प्रॉपर्टीज़ को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। और ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनमें केमिकल रिएक्शन का तज़किरा हो जाए, केमिकल रिएक्शन हो जाए, उसको हम जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ये 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। जहाँ केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, सिंपल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाएगी, उसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। और जहाँ कीमियाई अमल का जिक्र होगा कि फ़लाँ से मिले तो ये करती है और फ़लाँ से मिले तो ये करती है, उसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो पहले मेटल की जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसने करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, वो देखते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड, तमाम तर मेटल्स जो क्या हैं, सॉलिड्स हैं, एक्सेप्ट मरकरी, सिवाय मरकरी के। मरकरी के अलावा तमाम तर जो मेटल्स हैं वो क्या हैं, सॉलिड्स हैं। ठीक है, मरकरी आपने देखा होगा थर्मामीटर में होता है पारा, आपने शायद देखा थर्मामीटर को जो है वो, अगर आप देखना जानते हो तो थर्मामीटर का एक सिरा होता है जो सिल्वर कलर का होता है, एक शीशे का पीस, पूरा पीस लगा होता है, एक सिल्वर से आगे लगा होता है। उसको जब आप गर्म जिस्म के साथ लगाते हैं तो पारा से ऊपर आता जाता है, जितना वो ऊपर जाता जाएगा बड़े नंबर पे जाएगा, उतना ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा। या फिर बाज़ लोग वो ले आते हैं, वैसे मरकरी को ले आते हैं निकाल के, वो कागज़ पे रखते हैं, कभी वो इधर को चला जाता है, कभी इधर को चला जाता है, टुकड़े हो जाता है, कभी फिर टूट जाता है। ये बच्चे खेलते हैं बाज़ बात उसके साथ, वो मरकरी होता है, पारा उसको कहते हैं। तो ऑलमोस्ट आर मेटल सॉलिड, सारे सॉलिड है सिवाय मरकरी के। मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है, वरना मेटल्स आमतौर पर होती सॉलिड है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, एक्सेप्ट अल्कली मेटल, सिवाय अल्कली मेटल के। अल्कली मेटल जो है चूँकि नरम होती है तो ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, बाकियों का ज़्यादा होता है। दे पोजेस मेटेलिक लस्टर, उनमें धात की चमक पाई जाती है। मेटेलिक लस्टर का मतलब है धात नुमा चमक। जब आप धात को जो रोशनी के सामने करते हैं तो वो चमकता है, जैसे सिल्वर जो है, सोना या चांदी या कोई इस तरह की चमकदार, जब आप सूरज के सामने रखते हो तो चमक उसमें से पैदा होती है, थोड़ी सी रोशन हो जाता है, वो चमकदार हो जाता है। ये सिर्फ मेटल में है, नॉन मेटल में नहीं होगा ऐसे। दे पोजेस मेटेलिक लस्टर एंड कैन बी पॉलिश्ड, इनको पॉलिश भी किया जाता है, मेटल के ऊपर पेंट चढ़ाया जाता है। आपने देखा होगा वो जेवरात एक तो ओरिजिनल गोल्ड के होते हैं, एक ओरिजिनल गोल्ड के नहीं होते, जिन्हें आर्टिफिशियल कहते हैं। तो वो आर्टिफिशियल भी कई तरह के होते हैं, तो बहुत सस्ते होते हैं, 150-200 रुपये का जो मिल जाएगा कोई, वो सस्ता होता है बहुत ज़्यादा, उस पर तो बिल्कुल हल्के कलर किस्म का पेंट लगाया होता है। एक महंगे होते हैं, उसे आर्टिफिशियल गोल्ड कहते हैं। वो क्या होता है कि जेवर नीचे जो है वो तांबे का होता है, लेकिन उस पर सोने का पानी चढ़ाया होता है। अब वो पानी मुख्तलिफ मिकदारों में चढ़ाया जाता है, कभी वो पानी बिल्कुल पतला चढ़ाते हैं जिसकी वजह से जो है वो हल्का सा सोने का पेंट उसके ऊपर आएगा, नीचे से वो पीतल ही है सारा। बाज़ वक्त पानी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए और ज़्यादा गाढ़ा पानी चढ़ाते हैं उसके ऊपर, ज़्यादा सोना लगाते हैं, तो फिर उसकी कीमत बनती है। कहते हैं ये 5 कैरेट का जो है ये ज्वेलरी है। अब वो देखने में बिल्कुल गोल्ड लगेगी क्योंकि उसके ऊपर गोल्ड लगा हुआ है, लेकिन जब उसे आप खुरचेंगे तो अंदर से पीतल निकलेगा। ठीक है जी, तो उसे आर्टिफिशियल गोल्ड कहते हैं। लोग ज़ाहिर वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, उसे पॉलिश करना है, पॉलिश कर दिया आपने उसको। या वैसे आप किसी मेटल को रगड़ें, पुरानी मेटल को रगड़े तो नीचे से साफ निकलती है, चमकदार निकलती है, तो उसे कहते हैं पॉलिश करना है, उसकी चमक जो है वो बहाल कर देना। दे पोजेस मेटेलिक लस्टर एंड कैन बी पॉलिश्ड, उन्हें पॉलिश किया जा सकता है। इसके अलावा दे आर मेलेबल, मेलेबल का मतलब शीट्स बनाई जा सकती हैं। डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब वायर तारे बनाई जा सकती हैं। ठीक है जी, तो धात से आप तारे बना सकते हैं। आप वायर खोल के देखिए बिजली की, तो उसके अंदर बारीक बारीक तारें होती हैं, बारीक बाल नुमा, उन्हें इकट्ठा करके मोटी तार बनती है। एंड गिव ऑफ ए टोन व्हेन हिट, और जब आप इसे मारते हैं तो आवाज़ भी आती है, क्योंकि मेटल की जाए धात है, आवाज़ आनी है नहीं उसकी। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से बिजली भी गुजरती है और हरारत भी गुजर जाती है। तो जो बर्तन चम्मच जो हम यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए, चमचा जिसको कहते हैं उर्दू में, उसके पीछे जो है एक इंसुलेटर की तह लगाई जाती है, हथी जिसको कहते हैं, पकड़ने के लिए, प्लास्टिक की या लकड़ी की। क्यों?
क्योंकि वो गर्म हो जाता है जब उसको बीच में डालते हैं खाने के लिए। तो इसलिए वो कहता है ये गर्मी भी मुंतकिल करता है और बिजली भी मुंतकिल करता है। दे हैव हाई डेंसिटीज़, इनकी डेंसिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है जी। डेंसिटी गढ़ अपन डेंसिटी हमने पढ़ा है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। इकाई वॉल्यूम के मैस को डेंसिटी कहते हैं, ये डेफिनेशन पीछे आपने पढ़ी हुई है। दे आर हार्ड, सख्त होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम पोटाशियम, सोडियम पोटाशियम नरम होता है, सोडियम तो बहुत नरम है, आप छुरी से काट सकते हैं, बिल्कुल बहुत सॉफ्ट होता है। तो इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कौन सी हैं? दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन। अब केमिकल प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रॉन का ताल्लुक है, क्योंकि जितनी बॉन्डिंग होती है, केमिकल रिएक्शन होता है, वो इलेक्ट्रॉन ने करवाना होता है। या इलेक्ट्रॉन आता है या इलेक्ट्रॉन जाता है, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ये चीज़ें हमने पढ़ी पीछे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो कहते हैं दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आइन, ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे देता है किसी को और पॉजिटिव आइन बनाता है। इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा किसी को और पॉजिटिव आइन बनाएगा। तो मेटल कहती है उसको जो पॉजिटिव आइन बनाए। मेटल की खसूसियत ही पॉजिटिव होना है और नॉन मेटल की खसूसियत ही नेगेटिव होना है। इसका मतलब वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन देती है वो मेटल हो जाती है और जो इलेक्ट्रॉन लेती है वो नॉन मेटल हो जाती है। खसूसियत ही है, बेसिक प्रॉपर्टी है इनकी। इसके अलावा रेडियली रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये फौरी अमल करते हैं एंड फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड नॉर्मल ऑक्साइड को कहते हैं, जिसकी वैलेंसी ऑक्सीजन की, जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 हो, वो वाला ऑक्साइड कहते हैं। जब किसी चीज़ के साथ ऑक्सीजन लग जाए उसे ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है जी। अगर किसी चीज़ के साथ हाइड्रोजन लग जाए उसको हाइड्राइड कहते हैं, अगर ऑक्सीजन लग जाए उसको ऑक्साइड कहते हैं, अगर हेलोजन लग जाए, हेलोजन कहते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन वगैरह, उसे हेलाइड कहते हैं। तो जो चीज़ लग जाए उसका से नाम रखा जाता है। कार्बन लग जाए कार्बाइड कह देते हैं। यहाँ हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ये ऑक्साइड होगा, लेकिन वो कह रहा है ये बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। बेसिक ऑक्साइड किसको कहते हैं? वो ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 हो, क्योंकि ऑक्सीजन -1 पे भी आता है, आपने पढ़ा होगा पीछे 7 चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले पढ़ा है, -1 पे भी आ जाता है, OF -2 वाले के अंदर जो है, OF2 वाले पे। तो ये जो है ये -2 वाली जो वैलेंसी वाले होंगे उन्हें कहेंगे बेसिक ऑक्साइड, ठीक हो क्या जी? अच्छा जी, दे यूजली फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद नॉन मेटल्स। अब मेटल जो इलेक्ट्रॉन देने वाली है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेने वाली है, तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे, नॉन मेटल ले लेंगे, दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो वो आइन बन जाता है, पॉजिटिव आइन या कैटाइन, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिव आइन बन जाता है, एनाइन बन जाता है। तो जब आइन आपस में मिलते हैं तो आयोनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक कंपाउंड ये नहीं बनते हैं, मालिक्यूल नहीं बन सकते। ये फ़र्क आपने पढ़ा होगा। मालिक्यूल होता है कोवलेंट बॉन्डिंग में, वो कंपाउंड जो कोवलेंट बॉन्ड के जरिए बने उनका मालिक्यूल कहलाता है, उनका यूनिट मालिक्यूल कहलाता है। लेकिन वो कंपाउंड जो आयनिक बॉन्डिंग से बने उनका फार्मूला यूनिट कहलाता है, ठीक है जी। तो आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। मेटल्स जो क्या बनाती हैं? आयनिक कंपाउंड बनाती हैं। मेटल नॉन मेटल के साथ मिलके आयनिक कंपाउंड बनाता है, आयनिक कंपाउंड। दे हैव मेटेलिक बॉन्डिंग, और मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़ते ही आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है। आपने पहले आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, फिर कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था, फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था, और फिर आपने मेटेलिक बॉन्ड पढ़ा था, जहाँ मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन निकल के सारे ऊपर आ जाते हैं, एक बादल सा बन जाता है, और नीचे सारे पॉजिटिव की तय आ जाती है, फिर नेगेटिव की तय, फिर पॉजिटिव की तय। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अकेला अकेला काम नहीं करता, शीट शीट बन के पूरा काम करता है। और इस तरह की बॉन्डिंग को हम जो है वो मेटेलिक बॉन्डिंग कहते हैं। तो ये चूँकि मेटल्स हैं तो ये अगर अकेले होंगे तो ये मेटेलिक बॉन्डिंग बना लेंगे, लेकिन अगर नॉन मेटल के साथ मिलेंगे तो आयनिक बॉन्ड बना लेंगे। देखिए अगर अकेला होगा ना, वो मेटल खुद अकेली होगी, तब भी वो बॉन्ड बना लेती है अपने साथ, अपने ही एटम के साथ, उसे मेटेलिक बॉन्डिंग कहते हैं। लेकिन अगर वो नॉन मेटल के साथ मिलती है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव आइन बन जाता है, उस वक्त उसे हम कहते हैं कि ये आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। फैन को बंद कर दे, उसकी जरूरत नहीं है, लोग बैठे नहीं हुआ कोई। तो आयनिक कंपाउंड उसको हम कहते हैं। अच्छा जी, उर्दू में भी देख लेते हैं क्विकली इसको। मेटल्स की अहम तबई खसूसियात नीचे फहरिस्त में दी गई हैं। तकरीबन तमाम मेटल ठोस होती हैं सिवाय मरकरी के, मरकरी नहीं होती। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जहाँ वो पिघलना शुरू करे और बॉइलिंग पॉइंट जहाँ वो उबलना शुरू कर दे, बहुत ज़्यादा होते हैं सिवाय अल्कली मेटल के। इनमें मेटालिक चमक होती है और इन्हें पॉलिश किया जा सकता है। तमाम मेटल्स मेलेबल होती हैं, मेलेबल यानी इनको कूट कर इनकी चादरें बनाई जा सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा ये बक्स होते हैं, बक्से कहते थे पहले, उसको पेटियाँ कह लें, बक्से कह लें, ठीक है जी, संदूक कह लें। वो क्या होते हैं? मेटल्स के बने होते हैं, धातों के बने होते हैं। इनको कूट के इनकी चादरें बनाई जाती हैं। मेटल्स डक्टाइल भी होती हैं। डक्टाइल का मतलब इनसे तारें बनाई जा सकती हैं। नेज़ ज़रब लगाने पे मेटल सुरीली आवाज़ पैदा करती है, यानी आवाज़ भी आती है इनकी, मेटल को मार के बजाया भी जा सकता है। ये हरारत और बिजली की अच्छी कंडक्टर्स होती हैं। ये बहुत कसीफ होती हैं। कसीफ का मतलब गाढ़ी, यानी इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है।
ये सख्त होती हैं, सिवाय सोडियम पोटाशियम के जो मैंने बताया वो नरम होती है। मेटल्स की अहम कीमियाई खसूसियात जो है वो ये हैं, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव आयन बनाती हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं, आमतौर पे नॉन मेटल के साथ आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, और इनकी बॉन्डिंग मेटालिक होती है। बॉन्डिंग मेटालिक, अब ये कहाँ पे मेटालिक है और कहाँ पे आयनिक है ये समझ आनी चाहिए आपको। जब मेटल नॉन मेटल से मिलती है तो आयनिक कंपाउंड बनता है, लेकिन जब मेटल आपस में जुड़ती है, आपस में जुड़ने से का मतलब इसके एटम आपस में भी तो जुड़ते हैं ना, तो वो जब आपस में जुड़ते हैं तो मेटालिक बॉन्ड बनता है। बात समझ आ रही? जैसे सोडियम है, अगर सोडियम के अपने ही एटम मौजूद हैं तो वो मेटालिक बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं वहाँ पे जो उसको इलेक्ट्रॉन ले उससे रिसीव करे। लेकिन जो है अगर वो नॉन मेटल से मिलता है, यानी क्लोरीन आ जाए वहाँ पे, तो फिर वो जो है वो आयनिक बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है जी, यानी अगर वो किसी और से मिलके बॉन्ड बनाए तो वो आयनिक कंपाउंड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, और अगर वो आपस में बना लें तो वो मेटालिक बॉन्ड होगा। ठीक है जी, तो ये फ़र्क है मेटालिक और दूसरा का। इलेक्ट्रोपॉजिटिव खासियत है जी सिलेबस में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या है? देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले पढ़ा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है कि किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन के जोड़े को खींचने की सलाहियत, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत, सादा लफ्ज़ों में उसको हम कह सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने कहा था। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा मौजूद है उसे खींचना है। सादा लफ्ज़ों में वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ना, माइनस वाले को, तो उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। दूसरी तरफ जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसका उलट होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, खींचा जाता है अपनी तरफ। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देने की जो सलाहियत है, किसी एटम को इलेक्ट्रॉन जो देना है किसी मेटल ने दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना है, तो जितनी आसानी से वो देगी, जितना ज़्यादा तेज़ी से वो इलेक्ट्रॉन दे देगी, उतना ही उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब है इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत, इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत, टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनकी जो सलाहियत है कि वो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है। ठीक है नहीं, दोनों एक दूसरे से उलट है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर शो करता है, और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसलिए इस खसूसियत को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और ये उसने कहा हुआ है, मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेटल्स की खसूसियत है कि वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो है वो लूज करते हैं, वो किसी को दे देते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटालिक कैरेक्टर। इसी को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कहते हैं, इसी को मेटालिक कैरेक्टर भी कहते हैं। मेटालिक कैरेक्टर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी कोई एलिमेंट जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उतना ही अच्छा मेटल होगा। क्योंकि अभी अपने स्टार्ट में बताया था कि मेटल कहते ही उसको जो इलेक्ट्रॉन देता है, तो इलेक्ट्रॉन देने को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। इसका मतलब जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़्यादा वो जो इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा उतना ही ज़्यादा मेटल होगा वो, तो मेटालिक कैरेक्टर भी कह सकते हैं इसको। द मोर इजीली मेटल लूजेस इस इलेक्ट्रॉन द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इट इज़। जितनी आसानी से कोई मेटल जो वो इलेक्ट्रॉन दे देती है उतना ही अच्छी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाई एन एटम ऑफ ए मेटल इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। अब कितने इलेक्ट्रॉन वो देता है ये उसकी वैलेंसी कहलाती है। चैप्टर 1 को अगर आप याद करें तो वैलेंसी कहते ही उस चीज़ को है कि जितने इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता था अपने आखिरी शेल में, तो इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन वो देगा या जितने इलेक्ट्रॉन कोई आइटम लेगा वो वैलेंसी कहलाती है। तो यहाँ देने की चूंकि बात हो रही है मेटल है, तो इसलिए जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा वही उसकी वैलेंसी होगी। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है मिसाल के तौर पर सोडियम एटम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आइन। वो 1 इलेक्ट्रॉन देता है, Na 1 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल आएगा तो Na पॉजिटिव बन जाएगा, और दूसरी तरफ जिंक 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो जिंक पॉजिटिव +2 बन जाएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा, और वही बुनियादी तौर पे उसकी क्या है? वैलेंसी है। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसकी वैलेंसी 1 है। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसकी वैलेंसी 2 है। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो उसकी वैलेंसी 3 है। ठीक है जी, 4 तक नहीं बात जाती, 4 चूंकि सेंटर आ जाता है, फिर वहाँ वो कार्बन वाला ये 4 वाले जो है मेटल 3 तक इलेक्ट्रॉन देते लेते हैं। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड मैंने आपको समझाए थे। यहाँ पे ट्रेंड आपने देखना है, जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी जो कशिश है सेंटर से, न्यूक्लियस से, वो कम होती जाती है। मैंने अभी डिटेल से आपको बताया था, जब ग्रुप कहते हैं जो ऊपर से नीचे आए, और पीरियड कहते हैं जो लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं जाए। जब ग्रुप में आप ऊपर से नीचे एलिमेंट्स को लेके आते हैं और देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ऊपर से नीचे आने की वजह से एक तो शेल बढ़ता है,
शेल का साइज़ बढ़ता है, शेल का साइज़, ठीक है जी, यानी शेल ज़्यादा होते जाते हैं, जिससे आखिरी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फासला बढ़ जाता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दरमियान फासला बढ़ जाता है। और मैंने कहा था सारे मामला आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं, नीचे वाले का कोई काम नहीं होता। बॉन्ड बनाना है, नहीं बनाना, पॉजिटिव आयनिक बॉन्ड बनाना है, कोवलेंट बॉन्ड बनाना है, इलेक्ट्रॉन लेना है या देना है, ये सब आखिरी शेल में होते हैं, जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं। उससे निचले शेल का कोई काम नहीं। तो जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो वैलेंस शेल दूर होता जाता है न्यूक्लियस से, क्योंकि हर जो है वो जब आप एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे आएंगे तो एक शेल का इजाफा होगा, ठीक है जी, तीसरे पे आएंगे एक और शेल का इजाफा होगा। तो जितना शेल का इजाफा होता जाए न्यूक्लियस दूर होता जाता है इलेक्ट्रॉन से आखिरी से, तो उसकी कशिश भी कम हो जाएगी। इसका मतलब जब कशिश कम होगी, और साथ एक और चीज़ भी मैंने आपको बताई थी, जितने शेल ऐड होंगे उतना ही शील्डिंग इफेक्ट उसका ज़्यादा होगा। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जो शेल वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान में होते हैं वो न्यूक्लियस की कशिश को कम कर देते हैं आखिरी शेल के लिए, इसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होता है, ठीक है जी। तो इस वजह से न्यूक्लियस की आखिरी इलेक्ट्रॉन से कशिश जो है वो क्या होती है, कम हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन निकलना आसान हो जाता है। जितनी न्यूक्लियस की कशिश कम होगी उतना इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी बाहर निकल सकता है, और जितना न्यूक्लियस ज़्यादा खींच के रखेगा उतना ही निकालना मुश्किल है। अब पीरियड में अगर आप जाएँ तो न्यूक्लियस और जो पीरियड में शेल वही रहता है, इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में जमा का चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से कशिश में इजाफा होता है, साइज छोटा होता है, शील्डिंग इफेक्ट में कोई फ़र्क नहीं होता। इस वजह से जब आप पीरियड में आते हैं तो कशिश बढ़ती है न्यूक्लियस की आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन से पीरियड में, और इसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल होता है। तो ग्रुप में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलना आसान होता जाएगा, और पीरियड में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो कम होगी। तो यही हम देखते हैं, कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ जाता है, बिकॉज द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस, साइज बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम मेटल इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लिथियम कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सोडियम, सोडियम की निस्बत, विच इज इन टर्न लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन पोटाशियम। लिथियम सबसे ऊपर है, वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सोडियम उसके नीचे है, उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी क्योंकि नीचे आ गया है, और जो पोटाशियम है वो और भी नीचे है, वो सोडियम से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड, पीरियड में कम होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं, इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में, बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से साइज क्या हो जाता है, छोटा। इट मीन्स एलिमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड आर मोर मेटेलिक, इसका मतलब पीरियड के शुरू में वाले एलिमेंट मेटेलिक है। पीरियड यानी अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो उसके जो शुरू वाले एलिमेंट होंगे वो मेटेलिक होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते हैं वो नॉन मेटल बनते जाते हैं, क्योंकि शुरू में इलेक्ट्रॉन निकलना आसान होता है, बाद में इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल हो जाता है, बल्कि निकलना मुश्किल होने की बजाय क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देते हैं, उनमें इतनी कशिश हो जाती है कि वो आने वाले को भी खींच लेते हैं। इस वजह से पीरियड के स्टार्ट वाले जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है यानी मेटल है, और एंड वाले क्या हैं, नॉन मेटल। तो पीरियोडिक टेबल की शेप जो हमने शुरू पे देखी थी, शुरू में आपको मेटल्स नजर आ रहे थे और दूसरी तरफ जो है आपको नॉन मेटल नजर आ रहे थे, ये वो यहाँ बता रहे हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ये पहले उर्दू में देख लें, दूसरा वाला जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव खासियत, मेटल अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान रखती है। मेटल की इस खासियत को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटेलिक कैरेक्टर कहा जाता है। कोई मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज करती है वो उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाती है। किसी मेटल से खारिज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद उसकी वैलेंसी कहलाती है। मिसाल के तौर पर सोडियम एक पॉजिटिव आयन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, जिंक 2 खारिज करता है, तो उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, +2 हो जाएगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के रुझान, ग्रुप में नीचे की तरफ एटम का साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोपॉजिटिव खासियत बढ़ती है। मिसाल के तौर पे लिथियम सोडियम से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जबकि सोडियम पोटाशियम से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। पीरियोडिक टेबल के बाएं के पीरियड में बाएं से दाएं जाने न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने और एटम का साइज कम होने की वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो कम होता है। इसका मतलब है कि पीरियड के शुरू में एलिमेंट ज़्यादा मेटेलिक है, ये खासियत पीरियड में बाएं से दाएं जाने बिल तरतीब कम होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी, ये है आपके सिलेबस में, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये बेसिकली एक दूसरे से उलट है, ठीक है जी। नहीं सॉरी, आयनाइजेशन एनर्जी माजरत, ये उलट नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है आयनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है। मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ बैठा उसको। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी से क्या मुराद है कि देखें, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है इलेक्ट्रॉन निकलने की आसानी, कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है। और आयनाइजेशन एनर्जी ये है कि इलेक्ट्रॉन जब निकालना है तो कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं बात बनती, ठीक है जी।
जब हम किसी से कुछ चीज़ लेना चाहते हैं, हम दुकान पे जाते हैं, सौदा लेना चाहते हैं, तो हम उसको कुछ कीमत अदा करते हैं तो वो हमें सौदा देता है। अब कितनी कीमत अदा करते हैं, कीमत डिपेंड करती है उस मटेरियल की अहमियत पे। अगर वो मटेरियल बहुत अहम है तो उसकी कीमत ज़्यादा लगेगी, और अगर मटेरियल कम अहम है तो उसकी कीमत कम लगेगी। मिसाल के तौर पे फ्रूट आप लेने जाते हैं, आमतौर पे रूटीन के रेट्स होते हैं, लेकिन जैसे रमज़ान आता है तो चूँकि रमज़ान में लोग रोज़े रखते हैं और उन्हें इफ्तारी में फ्रूट को इस्तेमाल करना होता है, तो फ्रूट की सेल बढ़ जाती है, तो फ़ौरन उसकी अहमियत में इजाफा हो जाता है और रेट में भी क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन निकालना है हमने, उस मेटल को आयन बनाना है हमने, पॉजिटिव आयन बनाना है। तो पॉजिटिव आयन बनाने के लिए हमें उसे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ये उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है कि हमने उसको जो है वो पॉजिटिव आयन बनाना है, यानी इलेक्ट्रॉन निकालना है सादा लफ्ज़ों, उस निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, क्या है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जिस एटम की ज़्यादा होगी, ज़्यादा का मतलब जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। अब ये कैसे है, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी है निकालते वक्त एनर्जी देना, तो जो एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, इसका मतलब उसे थोड़ी एनर्जी मिल जाती है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी फिर कम हो जाएगी ना। आयोनाइजेशन एनर्जी उलट है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है इलेक्ट्रॉन निकालने की आसानी, और आयोनाइजेशन एनर्जी है वो एनर्जी जो निकालने के लिए चाहिए। तो जितना इलेक्ट्रॉन निकलना आसान होगा उतनी ही कम एनर्जी लगेगी और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो इस लिहाज से आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एक दूसरे से क्या है, उलट है। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब है वो फौरन इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, उसे ज़्यादा एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो ये हमने देखना है। कहता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन द आयोनाइजेशन एनर्जी विच इन टर्न्स डिपेंड अपॉन द साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। अब आयोनाइजेशन एनर्जी का ताल्लुक किससे है, एटम के साइज से और चार्ज से, कशिश से सादा लोग। स्मॉल साइज एटम विद हाई न्यूक्लियर चार्ज, एटम का अगर साइज छोटा हो और उसमें चार्ज ज़्यादा हो तो जाहिर बात है न्यूक्लियस और आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन में कशिश ज़्यादा होगी। जितना एटम छोटा होता है, न्यूक्लियस और आखिरी मदार में फासला थोड़ा होता है और कशिश ज़्यादा होती है, और उसे निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है। और जितना एटम बड़ा होता जाता है, न्यूक्लियस और आखिरी मदार में फासला जो है वो ज़्यादा हो जाता है और कशिश कम हो जाती है और थोड़ी एनर्जी से वो बाहर आ जाता है। तो इन दिस वे एटम हैविंग हाई आयोनाइजेशन एनर्जी आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम है, उलट है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, दोनों बातें उलट है एक दूसरे से। जो जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी थोड़ी होगी, वो थोड़ा इलेक्ट्रॉन निकालेगा बाहर, और जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, उलट है एक दूसरे से। दिस इज द रीजन अल्कली मेटल हैव द लार्जेस्ट साइज, उनका साइज बड़ा है, एंड लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी उनकी सबसे कम है। देयरफॉर दे हैव द हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, मेटालिक कैरेक्टर या जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी। ठीक है जी। कंपैरिजन उससे नीचे दिया हुआ है सोडियम और पोटाशियम का। अब आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम है, मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है जी। क्यों होती है, उसकी वजह यह है कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलना है और मैग्नीशियम से कितने इलेक्ट्रॉन निकलने हैं, दो। वो दूसरे ग्रुप का है, जो पहले ग्रुप का उसका एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसकी वैलेंसी एक है। जो दूसरे ग्रुप का है उसकी दो इलेक्ट्रॉन निकलते, उसकी वैलेंसी दो है। जो तीसरे ग्रुप का उसके तीन इलेक्ट्रॉन निकलते, उसकी वैलेंसी तीन है। ठीक है जी। अब इसको हम समझते हैं। देखें, जिसका एक इलेक्ट्रॉन निकलना उसको तो एक ही निकलना है, जिसके दो निकलने हैं, ठीक है जी, उसको पहला इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसको ऐसे समझते हैं, फर्ज करें घर में 5-6 बच्चे हैं किसी के, ठीक है जी, एक बच्चा गुम हो जाता है, परेशान होंगे, ज़ाहिर ढूंढेंगे उसको। अब एक फैमिली और देखते हैं, उनके भी 5-6 बच्चे हैं, 5 ही बच्चे, चलो पहले कोई 5 है, इसके भी 5 हैं, लेकिन उसका एक बच्चा पहले गुम हो जाता है। अब जब उनका दूसरा बच्चा वहाँ से जाने लगेगा तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे रोकने की उसको कि वो ना जाए, या पहले से ज़्यादा एहतियात करेंगे। वो कहेंगे पहले एक बच्चा हमारा गुम हो गया, अगले बच्चे के लिए हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि वो बच जाए, वो ना गुम हो। इसी तरह इलेक्ट्रॉन है, एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, उस पर जमा का चार्ज आ गया है। अब जमा के चार्ज का मतलब क्या है, वो अपने इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा खींचेगा, क्योंकि पहले वो न्यूट्रल था, उस पर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन थोड़े रह जाते हैं, जमा वाले ज़्यादा हो जाते हैं, तो जमा वाले खींचेंगे उस इलेक्ट्रॉन को। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए पहले इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी,
क्योंकि पहले न्यूक्लियस खींच नहीं रहा था उसको इजाफी तौर पे, इलेक्ट्रॉन जाने से वो ज़्यादा खींचना शुरू हो गया। देखिए ना, पहले फ़र्ज़ करें 100 न्यूटन की फोर्स से न्यूक्लियस खींच रहा है 10 इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है जी। अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, अब फोर्स तो 100 ही रहनी है, 100 फोर्स है, इलेक्ट्रॉन है 10, अगर 100 को 10 पे तकसीम करें 10 न्यूटन रह गया। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे 10 न्यूटन की फोर्स से कशिश लग रही है। अब जब इलेक्ट्रॉन एक चला जाए, पीछे कितने रह गए? 9। अब फोर्स तो 100 की 100 ही रहनी है क्योंकि न्यूक्लियस तो वही है, लिहाजा अब 100 न्यूटन फोर्स लगनी है 9 पे, तो अब वो 10 की बजाय कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को वो 10 न्यूटन से खींच रहा था, अब वही न्यूक्लियस बकिया इलेक्ट्रॉन को कितने से खींच रहा है? 11 से। इसका मतलब पिछले इलेक्ट्रॉन की निस्बत अब वो ज़्यादा ज़ोर से खींच के रख रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, और हमें निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जिसकी 2 इलेक्ट्रॉन निकलने हैं उसको पहले से डबल एनर्जी देनी पड़ेगी, और जिसके 3 निकलने हैं उसे और ज़्यादा एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है न्यूक्लियस बकिया इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा खींचता है, जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है वो बकिया को और ज़्यादा खींचना शुरू कर देता है। तो इस तरह पहली आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी होती है, दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, तीसरी उससे भी ज़्यादा होती है, ठीक है जी। तो ये कह रहे थे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज हाई बट द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज वेरी हाई। पहली हाई होगी, दूसरी बहुत ज़्यादा हाई है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मैग्नीशियम आयन। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। एज न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट्स द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली, क्योंकि न्यूक्लियस बकिया इलेक्ट्रॉन को पहले की निस्बत ज़्यादा ताकत से खींचना शुरू कर देता है, ठीक है जी, ज़्यादा ताकत से खींचना शुरू कर देता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इसके नतीजे में अट्रैक्शन साइज ऑफ द आयन डिक्रीजेस, ट्रैक्शन साइज उसका कम हो जाता है। सिमिलरली आर द एलिमेंट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी एज कम्पेयर टू अल्कली। अल्कलाइन है दूसरे ग्रुप वाली, अल्कली है पहले ग्रुप वाली। पहले ग्रुप की तो एक ही आयनाइजेशन एनर्जी होनी है, दूसरे की डबल होनी है, लिहाजा वो ज़्यादा होंगी पहले वाले से। ये कुछ टेबल उसने बनाया, लेकिन टेबल हमने याद नहीं करना, उर्दू में मैं क्विकली पढ़ देता हूँ इसको। इलेक्ट्रो पॉजिटिव खासियत का इन्हिसार आयनाइजेशन एनर्जी पे, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी का इन्हिसार एटम के साइज और न्यूक्लियर चार्ज पे है। ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज रखने वाले छोटे साइज के एटम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी वाले एटम कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मेटालिक होते हैं। इसी वजह से अपने मुतलका पीरियड में अल्कली मेटल का साइज सबसे बड़ा और आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, इसीलिए उनमें मेटालिक खासियत सबसे ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर सोडियम और मैग्नीशियम का मुआवजना नीचे दिया हुआ है। सोडियम की 496 किलो जूल पर मोल है, जबकि जो मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी है वो 1450 किलो जूल पर मोल है। मैग्नीशियम की पहली आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है, और इसकी दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी पहली आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है। इसलिए कि मैग्नीशियम आयन से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बकिया इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता है। पहले वो 10 को कर रहा था फर्स्ट करें, अब वो 9 को कर रहा है, तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, ज़्यादा कोशिश करेगा, निकालना मुश्किल हो जाएगा उसको। इस अट्रैक्शन के नतीजे में एटम का साइज कम हो जाता है। इस तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल के तमाम एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल के मुकाबले में ज़्यादा होती है। वो टेबल दिया हुआ है, उसको नहीं हम देखेंगे। अगला टॉपिक देखें है इसका जी, और कौन सा टॉपिक है? ये तो नहीं है, नहीं एक सॉरी कंपैरिजन दिया हुआ है, इसमें बहुत से टेबल दिए, ये पढ़ लेते हैं क्विकली। पहले ग्रुप को जो वो अल्कली मेटल कहते हैं मैंने बताया हुआ आपको, दूसरे को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, वो ज़मीन से निकलते हैं इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अल्कलाइन कहते हैं कम बेसिक को, अल्कली कहते हैं ज़्यादा बेसिक को, ठीक है जी। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 है अल्कली की, ये मैंने आपको बताया था। आखिरी इलेक्ट्रॉन इनका जो अल्कली का है वो S वाला है, सब शेल जो सब शेल है वो S बनता है, और उसका एक इलेक्ट्रॉन होता है। आखिरी S के अंदर अल्कली मेटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अपनी कन्फिग्रेशन पढ़ी होगी, स्कूल पब्लिक स्कूल वाली हमने कन्फिग्रेशन जब बनाई थी। जब अल्कली मेटल की कन्फिग्रेशन बनाते हैं तो आखिरी इलेक्ट्रॉन S में जाता है और S में एक इलेक्ट्रॉन जाता है। जब अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हैं तो आखिरी उसका भी S में ही जाता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं, ठीक है जी, जिसको हमने S ब्लॉक भी कहा था अगर आपको याद हो, तो यही उसने यहाँ पे लिखा हुआ है। अल्कली के लिए NS1 कहलाएगी कन्फिग्रेशन, और अल्कलाइन के लिए NS2 कहलाएगी। चूँकि इसके आखिरी मदार में एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी एक ही निकलेगा, तो वैलेंसी की +1 होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी +1 होगी। अल्कलाइन अर्थ मेटल के 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसकी वैलेंसी +2 हो जाएगी। हाँ जी, इसके बाद कौन सा टॉपिक है? कौन सा वाला जी? इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स, ठीक है।
चलिए अनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल को हम देखते हैं। अनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल, अनर्टनेस का लफ्ज़ी मतलब कीमियाई अमल ना करना, ठीक है जी। अनर्ट कहते हैं जो अमल ना करे, जो अमल ना करे, ठीक है जी। तो अनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल का मतलब है, नोबल कहते हैं, आपने नोबल गैसेस का लफ्ज़ भी शायद सुना होगा पहले। नोबल का मतलब होता है जो कम अमल करे या अमल ना करे, बिल्कुल, ठीक है जी। तो अनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल का मतलब है ऐसी मेटल्स जो कम अमल करें, उनको हम देखेंगे। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि इन एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल जो है वो फिलिंग के प्रोसेस में होता है। फिलिंग का मतलब है मुकम्मल तौर पे भरा नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से ही जल्दी इजीली रिएक्ट नहीं करते। जो पहली मेटल्स है, पहले ग्रुप वाली, दूसरी वाली, उनमें तो इलेक्ट्रॉन है एक, और वो है एस शेल में, ठीक है जी, सबसे बैरूनी सब शेल में। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा आसान है, और जो दूसरे वाला ग्रुप है अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसमें दो हैं, उसका निकालना भी आसान है। लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं डी सब शेल में, ठीक है जी। और ये डी सब शेल जो, उसमें इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होते हैं, और वो मुकम्मल तौर पे फिल भी नहीं होता। इसका मतलब है चूँकि वो मुकम्मल तौर पे फिल नहीं है, इतने इलेक्ट्रॉन लेके उसको भरना, उसके साथ रिएक्ट करना मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। पहला और दूसरा ग्रुप रिएक्ट क्यों करता है कि वहाँ पे एक और दो इलेक्ट्रॉन की बात है, वो फ़ौरन अमल कर जाएंगे वो। लेकिन इनमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के जो का मामला है, और एटम का साइज़ भी बड़ा है, और कभी ये वैलेंसी ज़्यादा देता है और कभी ये वैलेंसी कम देता है। उस वजह से बहुत सारे फैक्टर जिनकी वजह से ये जल्दी अमल नहीं करता, ठीक है जी। लेकिन इसके हमें फ़ायदे हैं। वो जगह जहाँ पे हम वो चीज़ें इस्तेमाल करना चाहें जो तब्दील ना हो या जो ख़त्म ना हो, वहाँ पे हम इनको इस्तेमाल कर लेते हैं। चूँकि रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो पड़े रहेंगे अपनी जगह पे असली हालत में। द एलिमेंट्स इन विच डी ऑर्बिटल आर इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग, डी ऑर्बिटल जो है वो मुकम्मल होने के अमल में है। मुकम्मल होने का अमल का मतलब क्या है कि उनके इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते। जितने इलेक्ट्रॉन शेल में होने चाहिए सब शेल में, डी में आपको होता है, एस में 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं, तो उनमें 10 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते। इस वजह से वो पूरा होने के अमल में है, अभी पूरे होने हैं उनके इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। कॉल ट्रांजिशनल मेटल और डी ग्रुप मेटल, इनको ट्रांजिशनल मेटल भी कहते हैं या डी ग्रुप मेटल भी कहते हैं। दे एग्जिबिट ए वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कई तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। जैसे मैंने कहा था कॉपर कभी जमा 1 हो जाता है क्यूपरस, और कभी जमा 2 हो जाता है क्यूपरिक। मरकरी कभी जमा 1 होता है मर्क्यूरस, और कभी जमा 2 हो जाता है मर्क्यूरिक जो है। इसी तरह फेरिस जो है वो जमा 2 को कहते हैं Fe+2 को, और फेरिक जमा 3 को कहते हैं Fe+3। तो इसका मतलब मुख्तलिफ वैलेंसियाँ देता है, ज़्यादा जल्दी अमल नहीं करता। देयर आर 3 सीरीज ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। कहता है ट्रांजिशनल एलिमेंट की 3 सीरीज हैं, 4th, 5th और 6th पीरियड के अंदर ये होंगी। केमिकल बिहेवियर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशनल सीरीज इज सिमिलर टू एक्टिव मेटल। पहली जो सीरीज है चूँकि वो पिछली मेटल के करीब तरीन है, तो उसका केमिकल बिहेवियर वैसा ही होगा जैसा एक्टिव मेटल का, एक्सेप्ट कॉपर, सिवाय कॉपर के। 3 ट्रांजिशनल मेटल बिलोंगिंग टू ग्रुप 11 आर कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। अब जो ग्रुप 11 के 3 है उसमें कॉपर है, सिल्वर और गोल्ड है। आउट ऑफ देम गोल्ड और सिल्वर आर रिलेटिवली इनएक्टिव। इसमें सिल्वर और गोल्ड जो है वो तकरीबन इनएक्टिव है, अमल करते ही नहीं। इसी वजह से मैंने कहा जेवरात इसी के बनाते हैं। सोने के जेवरात क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये ख़राब नहीं होता, किसी के साथ अमल नहीं करता, शक्ल नहीं बदलता आपने। बिकॉज दे डू नॉट लूज देयर इलेक्ट्रॉन इजीली, इलेक्ट्रॉन चूँकि आसानी से नहीं निकलते। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है ना वो करीब तरीन इलेक्ट्रॉन अगर पाया जाए तो आसानी से निकल सकता है, लेकिन एक डी सब शेल है जो बहुत बड़ा है और इलेक्ट्रॉन वहाँ पे स्टक हुआ है, मुकम्मल तौर पे वो शेल भरा ही नहीं अभी, तो इलेक्ट्रॉन निकलना या आना बहुत मुश्किल हो जाता है उनका। इस वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलते। अब वो सिल्वर की बात करेगा। सिल्वर इज ए वाइट लस्ट्रस मेटल, लस्ट्रस मेटल का चमकदार धात है, सफ़ेद। इट इज़ एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बिजली और हरारत की अच्छी मूसल है, आसानी से गुजर जाता है इसमें से। इट इज़ हाईली डक्टाइल एंड मेलेबल। ये बहुत ज़्यादा, इससे आप चादरें बना सकते हैं और इससे तारे भी बना सकते हैं। इट्स पॉलिश सर्फेसिस आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। इसकी जो चमकदार सतहें हैं वो रोशनी के अच्छे रिफ्लेक्टर हैं, रोशनी को मुनक्कस करते हैं। रोशनी आती है टकरा के मुड़ जाते हैं। तो जो आपके पास ग्लास होता है, मिरर, शीशा जिसको हम कहते हैं, आईना, वो क्या होता है? वो शीशा ही है बेसिकली प्लेन, लेकिन उसकी बैक साइड पे सिल्वर फेरा होता है उन्होंने, तो रोशनी आती है, चमक से टकरा के वापस मुड़ जाती है। फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड और सल्फाइड ऑन इट सरफेस मेक्स इट रिलेटिवली इनएक्टिव। वो कहता है अगर सिल्वर की सरफेस के ऊपर आप सल्फाइड लगा दें थोड़ा सा, या ऑक्साइड ऑक्सीजन लगा दें, तो ये अमल नहीं करेगा। ठीक है जी, मेटल की तह के ऊपर ये लगा दें। अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एयर डज नॉट इफेक्ट सिल्वर। आम सूरत में हवा इस पर असर नहीं करती। इट टार्निशेज इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर, लेकिन अगर वहाँ पे सल्फर मौजूद हो, ठीक है जी, कंटेनिंग कंपाउंड लाइक H2S वगैरह हो, तो फिर ये ख़राब होना शुरू होता है। टार्निश का मतलब है सतह का ख़राब हो जाना,
सतह का डैमेज हो जाना। बीइंग वेरी सॉफ्ट मेटल, बहुत नरम मेटल होने की वजह से इट इज़ रेयरली यूज एज सच, इसे ऐसा बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। एलॉय ऑफ सिल्वर विद कॉपर आर वाइडली यूज इन मेकिंग कॉइन, सिल्वर का तांबे के साथ मिला के, एलॉय कहते हैं धातों का मिक्सचर, 2-3 धातों को मिला लेना, उससे हम सिक्के बनाते हैं, सिल्वर वेयर, सिल्वर के बर्तन बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स और सजावटी एशिया बनाते हैं। कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर आर वाइडली यूज इन फोटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म में इसको इस्तेमाल करते हैं। डेंटल प्रिपरेशन, दांतों के जो तैयारी करते हैं, क्योंकि वो अंदर देखना होता है तो वो सिल्वर स्पून सा बनाया होता है, ऐसे मुंह के अंदर करते हैं, उससे नजर आता है निचला हिस्सा गले का, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर आल्सो हैज़ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन मिरर इंडस्ट्री, मैंने बताया कि जो आईना बनाने वाली सनत है वहाँ पे भी बहुत काम है इसका। गोल्ड इज़ येलो सॉफ्ट मेटल, ये पीले रंग की सॉफ्ट मेटल है, नरम है। इट इज़ मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल, ये बहुत ज़्यादा, इससे आप चादरें बना सकते हैं और कूट के तारे बना सकते हैं। ऑफ ऑल द मेटल सबसे अच्छा, इसी वजह से जेवर बनता है। देखिए जेवर में बारीक बारीक कुंडियाँ, हुक्स वगैरह इस चीज़ें बनानी होती हैं, तो वो मेटल यूज़ होनी चाहिए जिसकी वायर अच्छी बनती हो। तो लोहे से क्यों नहीं जेवर बना लेते हैं अच्छा वाला, हल्का वाला इसलिए बन, क्योंकि उसकी वायर अच्छी नहीं होती है, अब हल्का सा मरोड़कर टूट जाती है। सोने में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इससे वायर और चादर अच्छी बनती है, जल्दी ब्रेक नहीं होता, इस वजह से इसका जेवर बनाते हैं। गोल्ड कैन बी ड्रान इनटू वायर ऑफ 1.5 किलोमीटर लॉन्ग, कहता है 1.5 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है इससे, इतना खींचना है इसको, उसके बावजूद ये नहीं टूटता। इट इज़ नॉट इवन इफेक्टेड बाई एनी सिंगल मिनरल एसिड और बेस, ना तो कोई तेजाब ना असास आमतौर पर इससे अमल नहीं करता। इसको साफ करने के लिए एक तेजाब मिलाया जाता है, वो बनाया जाता है, वो बेसिकली मिक्सर होता है दो का, उसे कहते हैं एक्वा रीजिया। उसमें नाइट्रिक एसिड और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 3:1 की निस्बत बना के उसमें डालते हैं, फिर ये थोड़ा बहुत साफ होता है, वरना ही हल नहीं होता। बिकॉज ऑफ इट्स इनर्टनेस इन एटमॉस्फेयर, चूँकि हवा में इसका कोई नुकसान इसका नहीं होता। इट इज़ एन ऑर्नामेंटल मेटल, ये सजावटी धात है, यानी कि वो जेवर बनाने में इस्तेमाल होती है। एज वेल एज यूज इन मेकिंग कॉइन, और सिक्के भी बनाते हैं, सोने के सिक्के पहले चलते थे, अब तो नहीं ज़्यादा चलते हैं। पहले वो सोने की अशरफियाँ शायद आपने सुनी हो, तिलाई सिक्के या अशरफियों का लफ्ज़ आपने सुना हो। अगर कोई ड्रामा पुराना देखते हो, आजकल अर्तगल वाला ड्रामा चल रहा है, उस्मान वाला चल रहा है, उसमें वो सिक्के की जो सिक्के वो कहते हैं जी इतना सोने के सिक्के के एवज जो है ये गुलाम में ख़रीद लेता हूँ, 5 सिक्के या 6 या 10 12। सोना बेसिकली पहले इस्तेमाल होता था, क्योंकि ये ख़राब नहीं होता। इट इज़ ऑलवेज अलॉयड विद कॉपर, सिल्वर और सम अदर मेटल, इसे कॉपर, सिल्वर और दूसरी धातुओं के साथ मिला लिया जाता है। प्लाटीनियम एक और धात है, इसे वाइट गोल्ड कहते हैं, ये भी बहुत, लेकिन ये महंगी है, सोने से भी 5-10 गुना महंगी है। प्लाटीनियम इज़ यूज टू मेक ज्वेलरी आइटम, ये ज्वेलरी आइटम बनाते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक करेक्टर लाइक कलर, ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ, कलर है इसकी रंगत की वजह से, इसकी खूबसूरती की वजह से और ताकत की वजह से, फ्लेक्सिबिलिटी लचक की वजह से, एंड रेजिस्टेंस टू टार्निश, और ना खराब होने से का मुकाबला करने की वजह से। इट प्रोवाइड ए सिक्योर सेटिंग फॉर डायमंड, ये हीरे को के बैठने के लिए अच्छी जगह बनती है। हीरा को बिठाना पड़ता है, नग जो आपने देखा होगा अंगूठियों में नग लगाते हैं, वो वो रखते हैं, तो कोई ऐसी मेटल हो जो आसानी से उसको फिक्स कर ले अपने अंदर, हिलने ना दे। तो ये ऐसी मेटल है जिसमें हीरे को आसानी से आप फिट कर सकते हैं, वो हिलता नहीं फिर, तो सिक्योर फिटिंग जो है वो देती है हीरे के लिए। और जम स्टोन्स, ये जो पत्थर निकलते हैं मुख्तलिफ, इन्हेंसिंग देयर ब्रिलियंस, और उससे इसकी चमक में मजीद क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। एंड एलॉय ऑफ प्लाटीनियम, पैलेडियम एंड रोडियम, ये तीनों हैवी मेटल्स हैं, इज यूज एज ए कैटलिस्ट इन ऑटोमोबाइल, इसे कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में, एज ए कैटालिटिक कन्वर्टर के तौर पे, जो फ्यूल को कम इस्तेमाल करता है। इट कन्वर्ट्स मोस्ट द टॉक्सिक गैसेज, और टॉक्सिक गैसेज को कन्वर्ट करता है, बीइंग एमिटेड बाय द व्हीकल, जो गाड़ियों से निकलता है, इनटू लेस हार्मफुल, कम नुकसानदेह गैस, कार्बन डाइऑक्साइड में, नाइट्रोजन में और वाटर वेपर में। प्लाटीनियम इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर की होती है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है, इसमें डाटा स्टोर करते हैं, उस हार्ड डिस्क की जो प्लेटें बनती हैं, गोल गोल तवे जिसको हम कहते हैं, डिस्कें जो होती हैं उसकी, वो उसके ऊपर प्लाटीनियम का पानी चढ़ा होता है, बहुत बारीक। हार्ड डिस्क ड्राइव कोटिंग एंड फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल में भी यूज़ करते हैं। प्लाटीनियम इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग फाइबर ग्लास बनाने के लिए, रीइंफोर्स प्लास्टिक, ताकतवर प्लास्टिक बनाने के लिए, ग्लास फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCDs के अंदर जो होता है ग्लास, उसको भी इस्तेमाल करते हैं। ये किधर है जी, ये है, इधर पढ़ देते हैं क्विकली। नोबल ऐसे एलिमेंट्स जिनमें डी शेल तकमील के मरहले में उन मेटल्स का ऐसा ग्रुप तश्कील देती है जिन्हें ट्रांजिशनल मेटल या डी ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मुजाहरा करते हैं, पीरियोडिक टेबल का शक्ल में दिखाए हुए हैं। पहली ट्रांजिशनल सीरीज की केमिकल रिएक्टिविटी मां सिवाय कॉपर की एक्टिव मेटल जैसी है। ग्रुप 11 से ताल्लुक़ रखने वाले 3 ट्रांजिशनल मेटल कॉपर, सिल्वर और गोल्ड हैं।
इनमें गोल्ड और सिल्वर निस्बतन कम एक्टिव मेटल हैं क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स नहीं देते। सिल्वर सफ़ेद चमकीली मेटल है, ये हरारत और बिजली की ज़बरदस्त कंडक्टर है, ये बहुत ज़्यादा डक्टाइल और मेलेबल है, इसकी पॉलिश शुदा सतहें रोशनी की अच्छी रिफ्लेक्टर्स हैं, इसकी सतह पे ऑक्साइड या सल्फाइड की बारीक तह बनने से ये निस्बतन कम एक्टिव बन जाती है। आम फ़िज़ाई हालात में सिल्वर पे हवा असर नहीं करती, ये सल्फ़र पे मुश्तमिल कंपाउंड मसलन हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में धुंधला जाती है, यानी सतह ख़राब हो जाती है इसकी। बहुत नरम होने की वजह से इसे शाज़ नादर ही खालिस हालत में इस्तेमाल किया जाता है। वसी पैमाने पे नरम ज़्यादा है, अगर वैसे बनाएंगे तो टूट जाएगा सिक्का उसका, इसलिए इस्तेमाल डायरेक्ट नहीं करते। सिल्वर के कंपाउंड वसी पैमाने पे फोटोग्राफिक फिल्म और दांतों की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। आईने की सनत में भी सिल्वर का एक अहम इस्तेमाल है। गोल्ड पीले रंग की नरम मेटल है, ये मेटल सबसे ज़्यादा मेलेबल और डक्टाइल है। 1 ग्राम गोल्ड को खींच के 2.5 किलोमीटर तार बनाई जा सकती है, 1 ग्राम गोल्ड को सिर्फ। गोल्ड बहुत ही नॉन रिएक्टिव मेटल है, इस पर फ़िज़ा का असर नहीं होता, ताकि मिनरल एसिड या अल्कली भी इस पर असर नहीं करते। फ़िज़ा में इसकी इनर्टनेस की वजह से ये मेटल जेवरात में इस्तेमाल होती है, इसके सिक्के बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। गोल्ड इतना नरम है किसी खालिस हालत में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कॉपर सिल्वर या किसी दूसरी मेटल के साथ हमेशा इसको अलॉय बनाया जाता है। आप जब गोल्ड की खबर सुनते हैं तो वो कहते हैं 24 कैरेट गोल्ड, 23 कैरेट 22 कैरेट सोना, 21 कैरेट, वो क्या होता है 24 हिस्से जो हम गोल्ड होता है टोटल, उसमें से अगर आप 2 हिस्से तांबा डाल दें बीच में तो 22 कैरेट कहलाएगा। ठीक है जी, मिक्स गोल्ड इसको कहते हैं, क्योंकि खालिस गोल्ड वो नरम बहुत होता है तो उससे बनाना मुश्किल होता है, तो उसमें फिर दूसरी चीज़ें डाल के तो वो करते हैं। जब सिल्वर बेचने जाते हैं ना तो वो सुनार क्या कहते हैं, वो कहते हैं इसमें तो इतनी काट निकल जानी है इसकी, ये 3 तोले जेवर है, इसमें आधा तोला हमने काट देना है इसका, वो काट है इसकी। काट से क्या मुराद है, वो पीतल डाला हुआ होता है बीच में, ठीक है नहीं, खालिस होना नहीं है। तो ये जो है, लेकिन जब वो बेचते हैं तो वो काट डालते हैं बीच में। प्लाटीनियम का मुनफरद खुसूसियत जैसे रंगत, खूबसूरती, मजबूती, लचक और चमक दमक कायम रखने वाली की वजह से ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है। ये डायमंड और दूसरे जवाहर की आबोताब में इजाफा करके एक मजबूत फ्रेम मुहैया करती है। प्लाटीनियम रोडियम के साथ प्लाटीनियम का अलॉय बतौर कैटलिस्ट मोटर गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये गाड़ियों से खारिज होने वाली जहरीली गैसों को कम नुकसानदेह कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आबी बुखारात में तब्दील कर देता है। हार्ड डिस्क ड्राइव, कोटिंग और फाइबर ऑप्टिक केबल की तैयारी में प्लाटीनियम इस्तेमाल की जाती है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज में जो एलसीडीज के नाम से जानी जाती हैं, शीशे की तैयारी में प्लाटीनियम इस्तेमाल होती है। नेस फाइबर ग्लास से मजबूत करदा प्लास्टिक की तैयारी में भी इस्तेमाल होती है। नॉन मेटल हैं जी, ठीक है। नॉन मेटल को देखते हैं। नॉन मेटल जो है ये नेगेटिव आइन बनाएंगी। जैसे जैसे बताया कि वो जो मेटल जो पॉजिटिव बनाएंगी तो नॉन मेटल नेगेटिव आइन बनाएंगी। कैसे बनाएंगी, इलेक्ट्रॉन्स देकर लेकर, गेनिंग इलेक्ट्रॉन हासिल करके, ठीक है जी। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती हैं और इनकी वैलेंसी जो वो डिपेंड करती है उन इलेक्ट्रॉन्स पे जो ये रिसीव करती हैं। जैसे पॉजिटिव की वैलेंसी डिपेंड करती है जो इलेक्ट्रॉन वो देते हैं, इनकी वैलेंसी डिपेंड करती है जो इलेक्ट्रॉन ये लेती हैं। अगर कोई नॉन मेटल 1 इलेक्ट्रॉन लेगी उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगी उसकी -2 हो जाएगी और 3 इलेक्ट्रॉन लेगी उसकी -3 हो जाएगी। अब नॉन मेटेलिक करैक्टर को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से जाहिर करते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो इस कहते हैं इलेक्ट्रॉन हासिल करते हुए कितनी एनर्जी वो निकालेगी। जैसे हमने कहा था इलेक्ट्रॉन देते वक्त कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसे, वो एनर्जी थी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है कि जब इलेक्ट्रॉन वो निकालेगा तो कितनी एनर्जी वो हमें वापस करेगा, ठीक है जी, और कितनी एनर्जी जो है वो हमें देगा। इलेक्ट्रॉन हमें जब वो इलेक्ट्रॉन निकालता है तो एनर्जी भी साथ देता है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं जो जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो जितनी एनर्जी वो निकालेगा। माजरत मैं इसे गलत ना कह गया, दोबारा बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब है कि जब किसी ने इलेक्ट्रॉन लेना है तो एनर्जी निकालनी है। जब किसी का इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो एनर्जी लेता है हमसे, और जब कोई इलेक्ट्रॉन वसूल करता है तो एनर्जी खारिज करता है। जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन एक चीज़ है ना, जिससे निकलनी है उसे एनर्जी देनी पड़नी है, और जिसके पास जानी है वो एनर्जी बाहर निकालेगा कि मुझे चीज़ मिल गई है, मैं एनर्जी आपको वापस कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये आपने देखना है। इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होती हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। ये नॉन मेटेलिक करैक्टर है। इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत नॉन मेटेलिक करैक्टर है, इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत मेटेलिक करैक्टर है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो नॉन मेटेलिक, अब हम देखिए जरा नॉन मेटेलिक करैक्टर। आपने पढ़ा है कि ऊपर से नीचे आए तो मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है, ठीक है जी। मेटेलिक करैक्टर बढ़ने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन देना आसान है, इसका मतलब लेना क्या है, मुश्किल। तो ऊपर से नीचे मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है तो नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या होगा, कम होगा। और पीरियड में बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट,
मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा था लेकिन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। देखिए ना, ग्रुप में ऊपर से नीचे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है और पीरियड में ज़्यादा हो रहा है। ये उलट है बिल्कुल उसके जो हमने उधर पढ़ा था। वहाँ ऊपर से नीचे आते हुए मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा था, इलेक्ट्रॉन निकलना आसान हो रहा था। यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं है, इलेक्ट्रॉन लेना है। तो जो अपने इलेक्ट्रॉन नहीं संभाल सकते वो आने वाले इलेक्ट्रॉन कैसे लेंगे? इसलिए ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हुए बढ़ती है। ये हमने देखा हुआ। अब नॉन मेटल के ग्रुप मैंने पहले ही बताया था 14 है, 15 है, 16, 17 ये हैं। 18 को नहीं हम गिनते क्योंकि वो अनर्ट हो जाता है, वो अमल ही नहीं करता, इसलिए नॉन मेटल नहीं होंगे। इनकी ये मुद्र भी देख लेते हैं। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन हासिल करके आसानी से नेगेटिव आयन बना लेती हैं, इसलिए नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं और एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं। कुछ नॉन मेटल की वैलेंसी का इन्हिसार उसके कबूल किए गए इलेक्ट्रॉन की तादाद पे है। मिसाल के तौर पे क्लोरीन एटम की वैलेंसी 1 है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वसूल करेगी। ऑक्सीजन की 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन वसूल करेगी। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का इन्हिसार इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे है। कुदरती तौर पे ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज रखने वाले छोटे साइज़ के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं और उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज़्यादा होती है, इसीलिए वो 2 नॉन मेटेलिक खसूसियत के हामिल होते हैं। इस वजह से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप में नीचे की तरफ कम होता है, इसलिए वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर खसूसियत के हामिल होते हैं। इस वजह से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप में नीचे की तरफ कम होता है और पीरियड में हैलोजन तक बाएं से दाएं बढ़ता है। ये बिल्कुल उलट है उससे, उधर ग्रुप में बढ़ता था, पीरियड में कम होता था। ये ग्रुप में कम होता है, पीरियड में ज़्यादा होता है, उलट है उससे। यही वजह फ्लोरीन सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक है, इसलिए पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14, 15, 16, 17 जो है वो नॉन मेटल्स हैं। अब इनकी हम कुछ खसूसियत देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जारी बात उससे उलट होंगी। ये जो नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म में अगर होंगी तो ये ब्रिटल होंगी, भुरभुरी, आसानी से टूट जाएंगी। उधर हमने कहा था चादरें बनाते हैं, टूटती नहीं है, वो तारे बनाते हैं, टूटती नहीं है, ये टूट जाती हैं, तो उन्हें कहते हैं ब्रिटल, बुरबरा। नॉन मेटल बैड कंडक्टर, वो अच्छे कंडक्टर थे, बिजली और हरारत गुजरती थी। ये बुरे कंडक्टर हैं, नहीं गुजरती। ये शाइनी नहीं होते, डल होते हैं, वो शाइनी होती हैं, तो ये भी उलट है उससे। ये सॉफ्ट होती हैं, वो हार्ड होती थी। हमने कहा था सोडियम और पोटाशियम के अलावा बाकी हार्ड होती हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है सिवाय सिलिकॉन, ग्रेफाइट और डायमंड के। इनका ज़्यादा होता है, इन बाकियों का कम होता है और इनकी डेंसिटी कम है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट उससे उलट है। तो अगर आप एक ही प्रॉपर्टी याद करें, उसको उलट कर लें तो दूसरे की बन जाती है। उर्दू में देखते हैं प्रॉपर्टीज़। ठोस नॉन मेटल सख्त लेकिन नाजुक होती है। ठोस नॉन मेटल सख्त लेकिन नाजुक। थोड़ा सख्त और नाजुक से क्या मुराद है? सख्त होगी लेकिन टूट जाएगी फ़ौरन, वो टूटती नहीं थी, मेटल टूटती नहीं थी, आसानी से टूट जाती हैं। नॉन मेटल सिवाय ग्रेफाइट के हरारत और इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर है, बिजली नहीं गुजरती इनमें से, ना हरारत गुजरती है। नॉन मेटल धातुओं की तरह चमकदार नहीं होते सिवाय आयोडीन के। ये आमतौर पे नरम है सिवाय डायमंड के। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं सिवाय सिलिकॉन, ग्रेफाइट और डायमंड के। इनकी डेंसिटी कम होती है। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ये है जी। नॉन मेटल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि ये अमल किस तरह करेंगी, ठीक है जी। तो नॉन मेटल जब मेटल से मिलते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते और जब डाइल्यूट एसिड के साथ अमल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन लेने वाले के तौर पे काम करते हैं। एक चीज़ आपने देखी, इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये दी हुई है, ये वाली। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, सिलिकॉन, कार्बन, आयोडीन, फास्फोरस, ये इनकी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड दिया हुआ है। ऊपर से नीचे आयनाइजेशन एनर्जी कम जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, इसको अंडरलाइन कर लें। वो आपसे कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताएं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरतीब बताएं, सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे कम किसकी है। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर है ऑक्सीजन की, फिर है क्लोरीन की, फिर है नाइट्रोजन की, फिर है ब्रोमीन की, फिर है सल्फर की, फिर है कार्बन की, फिर है आयोडीन की और फिर है फास्फोरस की। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरतीब है, यानी सबसे ज़्यादा नेगेटिव फ्लोरीन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर क्लोरीन नेगेटिव है, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर नाइट्रोजन है, फिर और सबसे कम नेगेटिव कौन है, फास्फोरस। तो ये तरतीब दी हुई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन सा है और सबसे कम कौन सा है। तो ये तरतीब आपको याद होनी चाहिए। आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग शायद थोड़ी सी पढ़ी हो, तो वहाँ हमने कहा था कि हाइड्रोजन के साथ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जुड़ता है, तो वही फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन की बात वहाँ पे आई थी और नाइट्रोजन की बात आई थी। कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी है इनकी, ठीक है। तो रिएक्टिविटी जो है वो अगर उसकी हम कंपैरिजन देखें हैलोजेंस की,
हैलोजन्स को हैलोजन क्यों कहते हैं? हैलोजन ये जो आपका 17 वाला ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन वाला 17वां ग्रुप जो है, इसको हैलोजन कहते हैं। हैलोजन का मतलब है साल्ट फॉर्मर, नमक बनाने वाले। हैलोजन का मतलब क्या है? नमक बनाने वाले। ठीक है जी। तो इनकी अगर आपस में आप कंपैरिजन देखें, फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो डायटोमिक गैसेस की शक्ल में पाई जाती हैं। ये 2 एटमों वाली गैस है, F2 और Cl2। इसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाती है साइज में बढ़ने की वजह से। इस वजह से अगले हिस्से लिक्विड आते हैं। जितनी कशिश ज़्यादा होगी एटमों के दरमियान, उतनी ही उसकी फिजिकल स्टेट जो है वो बदल जाएगी। अगर कशिश कम है तो वो गैस होगी, अगर कशिश ज़्यादा हो जाती है उनके दरमियान तो वो माया हो जाएगी, अगर कशिश बहुत ज़्यादा तो वो सॉलिड हो जाएगी। तो अगर आप इनको देखें तो आपको देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। फ्लोरीन गैस है, इसके एटमों के आपस में दरमियान में कशिश कम है। क्लोरीन के एटमों के दरमियान कशिश थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ब्रोमीन में और ज़्यादा हो जाती है। तो पहले दोनों गैस बन गए, ब्रोमीन में कशिश इतनी ज़्यादा होगी कि वो माया बन गया, लिक्विड बन गया, ब्रोमीन वाटर कहते हैं उसको। और आयोडीन में कशिश और ज़्यादा होगी कि वो सॉलिड बन गया। अब इनकी अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो वो NS2 और अच्छा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखें तो ये NS2 NP5 है। NS2 का मतलब क्या है? आखिरी जो इनका शेल होगा उसके N के अंदर, उसके S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और P के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। सादा लफ्ज़ों में आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे इनके। जो भी आखिरी शेल होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो भी शेल होगा, आखिरी जो भी शेल इनका होगा उसके S में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और उसके P में 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इसलिए उसने NS2 और NP5 का है कि जो भी शेल हो, N का मतलब दूसरा शेल, तीसरा शेल भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है, जो भी शेल हो। तो ये इनकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये नीचे उसने बताई हुई है। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस अगर हम देखें, ये उर्दू में भी देखें ऐसे लिखा हुआ है, मतलब उसी अंदाज में लिखा हुआ, ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं है। रिएक्शंस अब हम देख लेते हैं इसकी अगर हम देखें तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि ये दूसरे की ऑक्सीडेशन कर देता है। जब ये दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा तो खुद इसकी क्या हो जाएगी? रिडक्शन हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है जी। तो F2 KCl है, इसमें जो F है वो पोटाशियम के साथ जाके लग जाएगा। अब पोटाशियम पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव बन जाएगा वहाँ जाके। इसका मतलब इसने उसका इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है, इसने उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो रिसीव किया है। ठीक है जी। तो F2 प्लस KCl 2KF, ये Cl यहाँ से निकल जाएगा और फ्लोरीन वहाँ पे आ जाएगा। क्यों आया क्लोरीन की जगह फ्लोरीन? वो भी नेगेटिव वाला, ये भी नेगेटिव वाला। फ्लोरीन ज़्यादा नेगेटिव वाला था, क्लोरीन कम नेगेटिव वाला था, इसलिए फ्लोरीन ने क्लोरीन को निकाल के खुद वहाँ पे बैठ गया जाके पॉजिटिव के साथ। ठीक है जी। इसके बाद अगर आप देखें असल में हुआ क्या है कि ये F2 पे कोई चार्ज नहीं था और क्लोरीन पे क्या था? माइनस का चार्ज। ये माइनस का चार्ज फ्लोरीन ने ले लिया है और क्लोरीन को कर दिया न्यूट्रल। इसका मतलब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन निकला है और फ्लोरीन के पास आ गया, तो क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन हुई है और इसकी रिडक्शन होगी। ठीक है जी। अब क्लोरीन इसी तरह से ब्रोमीन को निकालेगी। वो क्यों निकालेगी? शुरू में हमने ऑर्डर जो पढ़ा था, हमने कहा था फ्लोरीन सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, उसके बाद किसकी बारी है? तरतीब जाएँ क्लोरीन की और क्लोरीन के बाद ब्रोमीन की। देखें ना ये तरतीब जो ऊपर ये आई हुई है, हम बाकियों को छोड़ देते हैं बीच में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को वगैरह, क्योंकि वो तो हैलोजन है ही नहीं। फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन। बकिया को मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि वो हैलोजन नहीं है, हम सिर्फ हैलोजन की बात कर रहे हैं। तो सबसे ताकतवर कौन है? फ्लोरीन, फिर है क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन। तो अगर क्लोरीन होगा और फ्लोरीन आ जाए तो फ्लोरीन क्लोरीन को निकाल देगा क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा ताकतवर नेगेटिव है। और अगर ब्रोमीन होगा क्लोरीन आ जाए तो क्लोरीन ब्रोमीन को निकाल देगा, और अगर ब्रोमीन हो, आयोडीन और ब्रोमीन आ जाए तो ब्रोमीन आयोडीन को निकाल देगा। जो ताकतवर ज़्यादा है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव को निकाल देगा। तो यही उसने यहाँ पे किया है। अब ये देखिए क्लोरीन और ब्रोमीन आया तो क्या हुआ है? क्लोरीन शामिल हो गया है और ब्रोमीन को उसने बाहर निकाल दिया है। इसी तरह ब्रोमीन हो तो वो आयोडीन को, ब्रोमीन और आयोडीन आ जाए तो आयोडीन को निकाल के ब्रोमीन उसकी जगह भी आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें होता है ये, देखिए जो ये वाला रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अंडरलाइन भी कर लें। जो ब्रोमीन होता है जब ये अकेला होता है तो ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो यहाँ ब्रोमीन इसके साथ अमल किया हुआ था, जब वो किसी के साथ अमल करता है तो वो कलर खत्म हो जाता है उसका।
लेकिन जब वो बाहर निकलता है, अकेला हो जाता है, तो कलर कौन सा होता है? रेडिश ब्राउन। तो यहाँ पे देखें क्लोरीन ने ब्रोमीन को बाहर निकाल दिया, तो ब्रोमीन बाहर आएगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? रेडिश ब्राउन। इसका मतलब पहले उस मिक्सर में, उस रिएक्शन में कोई रंग नहीं था, लेकिन जब रिएक्शन मुकम्मल हो गया तो रेडिश ब्राउन कलर पैदा हो गया उसके अंदर। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन बाहर निकली है। ठीक है जी। तो ये अमल, ये चेक करने के लिए कि ब्रोमीन जो बाहर निकली इस्तेमाल किया जा सकता है। समझा रही बात की? कि ब्रोमीन जब किसी के साथ मिला हुआ था तो कोई रंग नहीं था, लेकिन जब क्लोरीन आया और उसने ब्रोमीन की जगह ली तो ब्रोमीन बाहर आ गया। अब ब्रोमीन का रंग बन जाएगा रेडिश ब्राउन। इसका मतलब पहले उस जगह पे कोई रंग नहीं था, अमल होने के बाद रंग बन गया। तो रंग बनना इस बात की निशानी है कि अमल हो गया हुआ है। ठीक है जी। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, हाइड्रोजन फ्लोरीन से मिले तो 2HF बनाता है। चूँकि ये मैंने बताया था हाइड्रोजन अगर नेगेटिव वाले के पास है तो प्लस बन जाता है, तो फ्लोरीन बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, हाइड्रोजन से मिलेगा तो 2HF बनाएगा। ये डार्क और कोल्ड में, यानी अगर आपके पास रोशनी नहीं है और टेम्परेचर भी नहीं है, रोशनी का मतलब है एनर्जी और कोल्ड का मतलब टेम्परेचर, अगर हॉट का मतलब टेम्परेचर, इसका मतलब ना तो वहाँ टेम्परेचर है ना वहाँ लाइट है, यानी एनर्जी के बगैर ही अमल हो गया है। वो क्यों हो गया है? क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो सकता है। इस वजह से फ्लोरीन फ़ौरन अमल कर देता है बगैर किसी एनर्जी के, खुद ही अमल कर जाता है। जबकि हाइड्रोजन के साथ जब क्लोरीन अमल करे तो फिर क्या होगा? सनलाइट देनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब है? अब क्लोरीन फ्लोरीन से कम अमल करता है, लिहाजा वो खुद ब खुद अमल नहीं करेगा, उसे थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी। ये बात भी वहीं पे आके ख़त्म होगी जो हमने सीरीज़ की तरतीब पढ़ी है। फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो फ़ौरन अमल कर जाता है बगैर एनर्जी लिए, खुद ही अमल कर जाता है। क्लोरीन के लिए हमें हल्की सी लाइट देनी पड़ती है एनर्जी के तौर पर, और ब्रोमीन के बारे में के वक्त हमें उसे गर्म भी करना पड़ता है और ज़्यादा एनर्जी जो है वो देनी पड़ती है। और इसके बाद आयोडीन जो हम करेंगे तो हमें हीट भी करना पड़ेगा और कैटलिस्ट भी ऐड करना पड़ेगा। कैटलिस्ट कहते हैं जो अमल को तेज़ करे, यानी एनर्जी भी देनी पड़ेगी और अमल तेज़ करवाने वाला केमिकल भी डालना पड़ेगा, डबल काम करना पड़ जाएगा। तो शुरू में काम खुद ही वो कर रहा है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। और क्लोरीन के बारे में वो खुद काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी फ्लोरीन की थी। ब्रोमीन में और कम हो गई है तो और एनर्जी देनी पड़ी है, आयोडीन में और कम हो गई तो और एनर्जी देनी पड़ी है। तो अमल सारे एक ही जैसे ही है। एक H ने एक F के साथ मिलना है तो HF बन जाना, दूसरे H ने दूसरे के साथ मिलना है तो दूसरा HF, 2HF। इसी तरह 2HCl, 2HBr, 2HI, अमल बिल्कुल एक ही जैसा है। फ़र्क उनकी एनर्जीज़ का है कि फ्लोरीन खुद ब खुद अमल कर लेता है, उसे किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ना लाइट की ज़रूरत है ना बिजली की ज़रूरत है और टेम्परेचर की सॉरी ज़रूरत है। क्लोरीन के बारे में लाइट चाहिए, ब्रोमीन के साथ लाइट के साथ उसे हीट भी करना पड़ेगा, गर्म भी करना पड़ेगा और एनर्जी देनी पड़ेगी। और आयोडीन के बाद हीट भी करना पड़ेगा और कैटलिस्ट भी डालना पड़ेगा जो अमल को तेज़ भी करे और हीट भी दे, तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा। वाटर के साथ रिएक्शन ही कैसे करता है? फ्लोरीन जब पानी से मिलेगा तो हाइड्रोजन को निकाल के फ्लोरीन अपने साथ मिला लेगा, HF बन जाएगा। देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है और 2F2 का मतलब है 4 ही फ्लोरीन है, तो 4 HF बन जाएगा और O एक में से निकलेगा और दूसरे में से निकलेगा O2 बन जाएगा। क्लोरीन जब पानी से मिलेगा उसी तरह ये रिएक्शन डार्क और कोल्ड स्टेट में हो सकता है, लेकिन क्लोरीन के बाद जो खुद नहीं कर सकता, उसे रोशनी की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, सनलाइट में करेगा। तो ये 2 तरह का अमल करेगा। एक क्लोरीन एक H से मिलकर HCl बना लेगा। अब एक H निकलने से OH बन गया और पीछे एक क्लोरीन रहेगी तो ये HOCl बन जाएगा, यानी एक HCl डायरेक्ट बन जाएगा, Cl के साथ H मिल जाएगा, एक Cl और H के साथ ऑक्सीजन भी रहेगी, वो सेंटर में आ जाएगी, तो HOCl। इसे कहते हैं जो है वो क्या कहते हैं इसको, HCl को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, माजूद में से निकल गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसे कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, इसका नाम लिखो, हाइपोक्लोरस एसिड। ये मैं लिख देता हूँ, कहीं आपको नाम लिखना ना है। हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस क्लोरिक है ना वो, क्लोरस आ जाएगा। ये उर्दू में मैं लिख देता हूँ, हाइपोक्लोरस हाइपोक्लोरस एसिड, ये लिख ले नाम इसका। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, ये हाइपोक्लोरिक एसिड है, हाइपोक्लोरस एसिड, सॉरी हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड HOCl। ये मैं HOCl की बात कर रहा हूँ।
ये HOCl की बात हो रही है, ठीक है जी, हाइपोक्लोरस एसिड, दूसरे को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। लिख लेना, लिख लिया सबने? अच्छा जी, तो जो ब्रोमीन होगा वो भी इस तरह हाइपोब्रोमस एसिड HBr HOBr बनेगा। आयोडीन अमल ही नहीं करती, ठीक है जी, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत कम हो जाती है, इसलिए अमल नहीं करती। इसके बाद रिएक्शन में मीथेन है, मीथेन के साथ ये अमल करेगी और डार्क में ही अमल कर लेगी क्लोरीन, नहीं सॉरी फ्लोरीन डार्क के बगैर डार्क में ही अमल कर लेगी। क्लोरीन जैसे होता है डार्क में अमल नहीं करती, उसके लिए लाइट चाहिए होती है। तो क्लोरीन जो है वो जब CH4 के साथ मिलेगी तो 4 क्लोरीन 2Cl2, 4 हाइड्रोजन को मिलाएंगे तो 4 HCl बन जाएगा, और कार्बन जो है वो क्या हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा। एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे Cl के साथ, तीसरा तीसरे और चौथा चौथे के साथ, 4 HCl बन गया और हाइड्रोजन जो है वो कार्बन जो है सॉरी वो अलहदा हो गया, ठीक है जी। अब इसके बाद जो है वो कहते हैं सनलाइट अगर कम हो, अगर तो ज़्यादा तो डायरेक्ट यही बन जाएगा, अगर सनलाइट कम हुई तो फिर क्या होगा, ऐसा नहीं बनेगा, बारी बारी बनेंगे। पहले एक क्लोरीन बीच में ऐड होगी, फिर दूसरी क्लोरीन बीच में ऐड होगी, फिर तीसरी, फिर चौथी। ये देखिए कि ये आमतौर पे ये रिएक्शन आपने देखा है अभी हैं, 2 है, लो जी, ठीक हो गया जी। ये रिएक्शन भी आपने देखा है, ये है अगर सूरज की रोशनी ज़्यादा है, ठीक है जी। फिर अगर सूरज की रोशनी कम है तो फिर ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होगा, फिर वो ऐसे होगा कि CH4Cl के साथ एक Cl2 मिलेगा, ये एक, और ये बनेगा CH3Cl और एक HCl बनेगा, ठीक है जी। CH4 के साथ क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल मिला है, दो नहीं मिले, अब एक मिलना है कम रोशनी में। ये बात हो रही डिफ्यूज सनलाइट, ये सूर्य की रोशनी कम हो तो Cl2 और CH4Cl एक Cl को लेकर HCl बनाएगा, और पीछे रहेगा CH3, एक क्लोरीन उसके साथ जाके लग जाएगा। अब ये जो अमल है ये दोबारा दोहराया जाएगा, ये वाला, इसी को मैं दोबारा करता हूँ। एक एक करके क्लोरीन निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेगा वहाँ से एक एक करके, ठीक है जी। अब ये इसको लेते हैं यहाँ पे, अब ये बनेगा CH2Cl, Cl भी 2 हो जाएगा, यानी एक हाइड्रोजन और निकल गया, और क्लोरीन जो है वो 2 लग गया उसके साथ, और एक HCl और बन गया। देखें CH3Cl है, एक क्लोरीन और आया, उसने एक हाइड्रोजन और निकाल और HCl बना लिया, तो हाइड्रोजन 2 रह गए, और एक क्लोरीन और लगी, Cl पहले ही एक था, दूसरा क्लोरीन लग गया तो CH2Cl2 बन गया, ठीक है जी। तो अब ये अमल दोबारा दोहराया जाएगा, फिर एक और हाइड्रोजन निकाला जाएगा, यानी एक एक करके हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, पहले इकट्ठे निकल गए थे एक ही स्टेप में। अब ये CH2Cl है, सर इसको मैं ऐसे पेस्ट ही कर देता हूँ, देर लग जाएगी वैसे। ये देखिए CH2Cl2 है, एक क्लोरीन और आया है, तो ये CH एक रह जाएगा और Cl कितना हो जाएगा, 3। बात समझ आ रही है? ये CH2 है, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और उठाएगा क्लोरीन के साथ, एक HCl बन जाएगा। यहाँ जब एक हाइड्रोजन कम होगा तो एक क्लोरीन आएगी ना उसकी जगह पे,
तो क्लोरीन पहले कितनी थी 2, अब कितनी हो जाएगी 3। अगले स्टेप में ये जो एक हाइड्रोजन रह गया ये भी निकल जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। और यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये CCl4 बन जाएगा। यानी अगले स्टेप में जो हाइड्रोजन है वो भी एक क्लोरीन को लेकर इधर आ जाएगा और उसकी जगह पे चौथा क्लोरीन जो है वो ऐड हो जाएगा। यानी 4 स्टेप में होगा। इसका मतलब अगर एनर्जी ज़्यादा हो तो ये एक ही स्टेप में होगा अमल, इस स्टेप में, और अगर एनर्जी कम हो तो ये टुकड़ों में होगा एक एक करके। ये लिख ले ज़रा क्विकली। रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन मिलेगी तो NaCl और NO, ये 2NaOH और Cl2 है। एक बार ये Na के साथ Cl मिलेगा, एक बार O जो बीच में आ जाएगा उसके साथ Cl मिलेगा। ठीक है जी, तो ये बनेगा NaCl NaOCl और पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे और एक ऑक्सीजन, क्योंकि 2NaOH है ना, 2 बार ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन तो इस्तेमाल होगी इसके अंदर, दूसरी ऑक्सीजन हाइड्रोजन को मिला के क्या बनाएगी पानी कर देगी। दोबारा से देखिए 2 Na हैं, दोनों ने क्लोरीन से मिलना है। एक बार सिंपल Na ने Cl से मिल जाना है, एक बार NaO ने Cl से मिल जाना है। ठीक है जी, बाकी हमारे पास है 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, वो मिलके पानी बना देंगे। ये ऑक्सीजन इसलिए इधर आई है किसी ऑक्सीजन की और जा नहीं सकती थी, 2 हाइड्रोजनों ने तो एक ही ऑक्सीजन लेनी है, तो एक ऑक्सीजन जो बच जाएगी वो सेंटर में आ जाएगी इधर। अब ये है क्लोरीन कोल्ड डाइल्यूट, यानी कोल्ड का मतलब है ठंडा, डाइल्यूट का मतलब पतला NaOH, उसके साथ ये अमल करती है। अगर वो गर्म और NaOH के साथ अमल करे तो वो कैसे अमल करेगी, उसमें 6 NaOH प्लस 3 Cl2 है, तो Na जो है वो Cl से मिलेगा तो 5 NaCl बनेंगे, एक NaClO3 बनेगा, सोडियम क्लोरेट कहते हैं इसको, NaClO3 को। ये ऑक्सीजन को बैलेंस करने की, ताकि ऑक्सीजन इधर आ जाए, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही मसरफ है, उसने पानी बनाना है, जो बकिया ऑक्सीजन है वो सोडियम के साथ आके मिलनी है। दोबारा से देखिएगा, इसमें आपके पास कुल 6 हाइड्रोजन है, 6 NaOH में 6 हाइड्रोजन है ना, तो 3 ऑक्सीजनों को वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो वो कर ही नहीं सकते। लिहाजा 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन को मिला के 3 पानी के मालिक्यूल बन गए। अब हमारे पास बच गया 6 Na 6 Cl और 3 ऑक्सीजन, तो 5 Na 5 Cl डायरेक्ट जुड़ जाएंगे और 3 ऑक्सीजन बच गई और Na और एक Cl आपस में मिलेंगे तो NaClO3 बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड कहेंगे इसको। ठीक है जी, तो ये रिएक्शन होगा इसका। ये सिग्निफिकेंस है जी इसकी, ठीक है।